एनसीईआरटी कक्षा 10 एनसीईआरटी क्लास 10 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम बच्चों सीखेंगे इसमें कक्षा 10 की एनसीईआरटी में साइंस में प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन सीखेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन में प्रकाश की किरणें किस तरीके से प्रवर्तित होती हैं, इसके लिए सबसे पहले हम हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश लाइट हमारी जो एयर लाइट होती है ना, एक क्या होती है, लाइट जो होती है हमारी प्रकाश की किरण एक क्या होती है, किस रूप में चलती है। तो हमें इसके पहले प्रकाश किरण समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई प्रकाश का स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रहा है और एक कोई अपारदर्शक वस्तु है जिसमें प्रकाश एक स्थान से उसको पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। उसमें क्या किए, एक यहाँ पे छेद हो गया है, तो जो प्रकाश आएगा तो क्या जाएगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। प्रकाश हमारा एक किरण के रूप में सीधा ही जाएगा। तो प्रकाश किरण क्या होगी, हमारे एक अपारदर्शक वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा निकलेगा, एक सीधी रेखा में निकलेगा। प्रकाश किरण क्या है, टेढ़ी मेढ़ी में नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। इसमें क्या होता है, एक दर्पण होगा जिस पे एक तरफ पॉलिश लगी होगी और एक तरफ चिकना तल होगा, और इस पर कोई प्रकाश की किरणें आएंगी, एक तरफ से तिरछी उस मिरर पे पड़ेंगी और ये वहाँ पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड में निकल जाएंगी। जितने कोण पे आएंगे उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड में चली जाएंगी। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं इन्हें आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं उसे हम प्रवर्तित किरण कहेंगे। इसके बाद में इस समान कोण पर जाएंगे। इसके बाद में हम क्या सीखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। इसके प्रवर्तन के हमारे दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं इसमें, और दोनों नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है। किस तरीके से हमारा प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उनके बीच में जो कोण बनता है कैसे बनता है, कितना बनता है। तो इसके लिए आओ हम सीखते हैं। एक दर्पण हो गया, मिरर हो गया, इसमें क्या होता है, अब इसमें प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये कौन सी है, आपतित किरण। जो किरण हमारी इस पर पड़ेगी वो कौन सी है, आपतित किरण है। और जो यहाँ से प्रवर्तित होकर दूसरी तरफ निकल जाएगी वो होती है प्रवर्तित किरण। एक आपतित किरण होती है और एक प्रवर्तित किरण होती है। और इसमें जो समान चिकना तल है, इस वजह से उतने ही कोण पे दूसरी ओर निकल जाएंगी। और इसमें जो जिस बिंदु पे टकरा रही हैं और टकराने के बाद एक दूसरी ओर रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, तो उस बिंदु पे जो लंब होता है वो हमारा अभिलंब कहलाता है। इस बीचों बीच में अभिलंब होता है। इस अभिलंब से क्या होता है कि हमारा जितने कोण पे इधर से लाइट जा रही है, किरण गिर रही है, आपतित किरण, उतने ही कोण पर इस अभिलंब से दूसरी ओर निकल जाएंगी, उतने ही कोण पे दूसरी ओर निकल जाएंगी। ये हमारा अभिलंब जो होता है ना, ये इसके लिए होता है कि हमारा अब ये जो आपतन कोण होता है और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, सेम इक्वल होते हैं। जितने ही कोण पर ये आपतित किरण गिरेगी उतने ही कोण पर प्रवर्तित कोण निकल जाएगी। फिर इसके बाद में अगला आए आपतित किरण हो गई। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो प्रकाश किरण गिरेगी वो क्या होगी, आपतित किरण होगी। जो प्रवर्तित होकर जो टकराने के बाद एक बिंदु से टकराने के बाद दूसरी ओर निकल जाएगी वो क्या होती है, प्रवर्तित किरण होती है। और ये हमारा अभिलंब हो गया, जो उस बिंदु से बीचों बीच में सीधी लाइन खींची जाएगी वो क्या होती है, अभिलंब होती है।
तो आप इसका पहला नियम क्या होगा, ऐसा होगा कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब, और जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं एज पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। ये कोण हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। अपवर्तन के जो नियम हैं उनको लिखित रूप में हम कैसे देखेंगे, उनको देखने के लिए पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम है आपतन कोण कामा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। वही जो कोण आई और कोण आर हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों हमारे इक्वल होते हैं। और दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतित किरण प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब इसके बाद दर्पण, दर्पण देखें, दर्पण हमारा क्या होता है, दर्पण शीशा, ये हमारे दो तरह के होते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण हो गया, जिसमें हम, इसमें क्या है, जो लोग इसमें क्या करते हैं, दाढ़ी शेविंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, जिसमें देखते हैं उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और एक दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे जो आँखों में चश्मे के रूप में जो लगाए जाते हैं, क्या गोलीय दर्पण होते हैं। इनके भी टाइप होते हैं, दो टाइप, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के दो टाइप होते हैं, और इस चैप्टर में हमारा समतल दर्पण इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि गोलीय दर्पण इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा टाइप हमारा होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो एक गोलीय दर्पण के हमारे दो टाइप हो गए। उत्तल दर्पण हमारा कैसा बनता है, इसमें जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो पॉलिश होती है तो ये हमारे झुके हुए पार्ट में लगी होती है, और चिकना हुआ पार्ट हमारा उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इसके बाद में हमारा जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, इसमें पॉलिश जो हमारी होगी क्या होगी, बाहर होगी, उभरे हुए तल में होगी। और हमारा चिकना तल कौन सा होगा, झुका हुआ तल जो होता है, झुका हुआ पार्ट, वो हमारा चिकना पार्ट होगा। और अब इसके बाद में हम गोलीय दर्पणों से कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट होते हैं टर्म, उनको हम सीखेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं गोलीय दर्पण में, उनको हम विस्तार से समझेंगे। पहले उनके हम पार्ट देख लेते हैं, फिर उनको विस्तार से समझेंगे। पोल ऑफ ए मिरर, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव हमारा एक मेन होता है, फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है। और तीसरा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस मुख्य अक्ष होता है, और फोकस दूरी फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी। इतने हमारे मेन बिंदु हो गए जो कि हमें मिरर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिरर को जानने के लिए। फिर इसके बाद हम इनको मिरर पे अप्लाई करके देखते हैं कौन कहाँ पे होता है। अभी जैसे हमारा ये कौन सा हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था कि इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारा जो पॉलिश होती है उभरे हुए तल में होती है, और चिकना तल हमारा कैसा होता है, दबा हुआ तल होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें हमारा जो पोल होता है वो कहाँ पे होता है, ये पोल हमारा यहाँ मुख्य बिंदु पे होता है। ये पोल हमारा जहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। अवतल दर्पण के जो बीचों बीच में इसके जितना पार्ट होता है उसके बीच में जो होता है, जैसे हमारा ये पूरा पूरा क्या हो गया, हमारा एक गोला हो गया, इसका एक कटा हुआ भाग होता है जो दर्पण अवतल दर्पण होता है। अब इसका जो जितना लिया गया है उसके बीच का जो बिंदु होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और गोले का जो सेंटर होता है, जो गोले का बीचों बीच का केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ए वाला, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता
त्रिज्या जिसे हम सी से लिखते हैं, और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे ये क्या हो जाएगी हमारी, जैसे ए वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये हमारा ये सब क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, सब मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा है पी और सी, पी और सी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की जो केंद्र से और परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या से ही ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेम वैसे ही हमारा पोल और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है तो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर इसके बाद में अभी मेरा मुख्य अक्ष हो गया और वो वक्रता त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया, ध्रुव हो गया। और इसके बाद में ये जो इसके समान अक्ष के जो हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके जो समांतर जो हमारी लाइन आती है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या, ये हमारी किरण होगी, प्रकाश की किरण होगी। तो जो ये यहाँ पे टकराने के बाद जो हमारी रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके दूसरी ओर आती है, तो कहाँ पे आएगी, वो हमारे पोल और वक्रता त्रिज्या केंद्र के बीचों बीच जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ध्रुव कहते हैं, फोकस, इसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। तो जो प्रवर्तित होकर हमारी प्रकाश किरण जो प्रवर्तित होकर वापस लौटती है, वह कहाँ से लौटेगी, वो हमारी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच से गुजरती है, जिस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ये हमारा फोकस बिंदु हो गया। और यहाँ से पी से और एफ के बीच की जो दूरी है, ये वाली हमारी जो दूरी है, ये क्या कहलाती है, यहाँ से और यहाँ से, ये हमारी कहलाती है फोकस दूरी, ये हमारी फोकस दूरी कहलाती है। फिर इसके बाद में हम अब यहाँ पे, अभी तक तो हम अवतल दर्पण में सीख रहे थे, अब हम किस में सीखेंगे, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण हमारा कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है कि जो पॉलिश होती है वो किस में, उभरे हुए तल में ना होके चपटे हुए तल में होती है। उभरा हुआ तल हमारा चिकना होता है। सेम वैसे ही हमारा जो उसका जितना पार्ट दिया होता है उसका मुख्य बिंदु हमारा पोल कहलाता है। जैसे इस गोले का केंद्र हो, ये गोले का केंद्र हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा ये जो ये पोल दिया गया है और ये हमारा मुख्य एक्सेस हो गया है जाके यहाँ पे। अब सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे उत्तल दर्पण था, वैसे ही उत्तल दर्पण ही है। अब इसमें क्या है, सेम वैसे ही अभी हमारा मुख्य अक्ष हो गया, जो पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। और ध्रुव के जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के जितना पार्ट दिया होता है उसके बीचों बीच का हमारा पोल कहलाता है। और पूरे समूचे गोले का केंद्र जो होता है वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हमारा मुख्य अक्ष के समांतर ही जब प्रकाश की कोई किरण आती है, जैसे ये हमारी क्या है, प्रकाश की किरण ये हमारी आ रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद पुनः रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। अब देखो वापस जा रही है तो इसको क्या इमेजिन करते हैं, इसको हम इमेजिन करते हैं कि हमारे ये जो है दर्पण के अंदर जो चपटे हुए केंद्र की ओर आएगी, कहाँ पे आएगी, सी। क्योंकि हमें पता है पहले से कि सी और पी के बीच में क्या होता है, एफ होता है, फोकस बिंदु होता है। तो ये टकराने के बाद हमारी फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, तो यहाँ आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर फिर वहाँ पे चली जाएगी। एफ और आर के बीच में संबंध समझते हैं। एफ और आर के बीच में संबंध क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे एफ और आर के बीच में संबंध हमारा फोकस दूरी हो गई, और ये आर हमारा क्या हो गया, एफ हमारा फोकस दूरी हो गया, फोकल लेंथ हो गया, आर हमारा वक्रता त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या हमारा रिलेशन होता है, क्योंकि फोकस दूरी
और आर आर त्रिज्या ये जो हमारी है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, और इन दोनों के बीच में भी हमारा एक बिंदु होता है, क्या एफ होता है। तो एफ बराबर हमारा r/2 हो गया, क्योंकि समान दूरियों के बीचों बीच में एफ होता है हमारा, इस वजह से इसका एफ बराबर हमारा r/2 हो गया। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो इस तरीके से हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पे वस्तु और प्रतिबिंब। हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब के बनने के लिए जो ज़रूरी है, देखो जैसे हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, इसी में एक प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऐसा हमें अनुभव होता है कि उसके अंदर भी एक कोई वस्तु दिख रही है या बन रही है। जैसे हम उसका फिगर देखते हैं, जैसे ये हमारी कोई वस्तु हो गई, उसका प्रतिबिंब हमारा दर्पण के अंदर बन रहा है, जैसे कि दिया गया है। ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या, इमेज हो गया। ये हमारा इमेज हो गया, और इधर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारी कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, क्योंकि जैसे लग रहा है कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण के भीतर बन रहा है। सेम वैसे ही हम दर्पण में अभी आगे जाके पढ़ेंगे कैसे हमारा मिरर बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें और कहाँ पे हमारा मिरर बनेगा। सेम ऐसे ही अब देखो, पॉलिशदार जो चिकना तल होता है, चिकने तल पे हम देखते हैं, और पॉलिशदार जो भाग होता है ना, उसके अंदर हमें लगता रहता है, इमेजिन होता रहता है कि हमारा कोई अंदर हमारा जैसा ही ऑब्जेक्ट, जैसा ही फिगर अंदर बन रहा है। अब इमेज देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु का कैसे बनता है यहाँ पे। अब वस्तु भी हमारे प्रतिबिंब भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, आभासीय प्रतिबिंब होता है। दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो हमारे प्रतिबिंब कैसे हो गए, इमेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी कैसे होते हैं, इनको हम अभी विस्तार में समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो इनको एक तरीके से देखा जाए कि जैसे हमारे वैसे प्रतिबिंब जिसे हम पर्दा स्क्रीन पर वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम रियल में सामने बिल्कुल देख सकते हैं, किसी दीवार पे या पर्दे पे जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिसको हम रियल रूप में देख सकें पर्दे पर या किसी दीवार पर, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको स्क्रीन पर भी देखा जा सके, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और इसके विपरीत जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, उसे क्या इसके अपोजिट जो गुण होते हैं ना, वो अपोजिट गुण होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में हमारा दीवार पे या पर्दे पे हमारा प्रतिबिंब बन सकता है, बन जाता है। अब इसी में आभासी प्रतिबिंब हमारा वैसे प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके उपस्थिति का हमें आभास होता है। जो आभासी प्रतिबिंब है, वो हमारा पर्दे पे नहीं बनता है, उसको हमें इमेजिन किया जाता है कि हाँ, ऐसा हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। रियल में हमें दिखता नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा हमारा प्रतिबिंब। वैसे प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके उपस्थित का हमें आभास हो, रियल में हम नहीं देख सकते। और वास्तविक में क्या था, हम पर्दे पे उसको वास्तव में देख सकते थे और वास्तव में प्राप्त होता था। अगला देखते हैं, अगला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल क्या है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि दो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, अगर रियल में मिल रही है, तो वहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ, वहीं पर मिल रही हैं वास्तव में।
इसके विपरीत जब आभासी प्रतिबिंब हमारा बनता है तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। रियल में हमारी नहीं किरणें मिल रही होती हैं, लेकिन जैसे लगता है कि एक जगह पे मिल रही हैं, इमेजिन करते हैं या प्रतीत होता है, हमें अनुभव होता है कि एक जगह पे मिल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। जहाँ पे वो दोनों किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब मिरर देखो कैसे होता है, प्लेन मिरर। तो इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में एक ओर पॉलिश होती है और दूसरी ओर चिकना होता है। अब इस पे जो हमारे प्रकाश का कोई स्रोत है, जैसे ये हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, इससे कोई चिकने सतह पे लाइट हमारी गिरती है तो प्रवर्तित होकर पुनः वापस लौट जाती है, जैसा कि ये लौट रहा है। फिर इसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि ऐसे ही हमारे कोई दर्पण के अंदर भी ऐसी ही वस्तु रखी है, उस पर भी ऐसी ही लाइन जा रही हैं। तो ये जो बाहर की ओर जा रही है टकराने के बाद यहाँ पे मुख्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जो कि यहाँ पे कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। तो यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरीके से प्लेन मिरर में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है जो कि आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कुछ और एग्जाम्पलों के थ्रू देखते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमारा उल्टा बनता है, और ये आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, सदैव ही सीधा बनता है।